हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक शर्मा हूँ। पिछले 27 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा की विभिन्न जो आयाम हैं उस पर लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। चाहे वो यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो या पहले एमपीपीएससी हुआ करता था। और छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में मैं संचालक रहा। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर हम बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर अब मुख्य परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। आज जितने भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसमें कई तरह के बच्चे हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में वो हैं जो पहली बार इस परीक्षा को दे रहे हैं। होता यह है कि हम जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और इसके पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किए हुए होते हैं और वहाँ से सफल होकर आते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या किसी परीक्षा के तैयारी को लेकर होती है। हम जिस यूनिवर्सिटी परीक्षा से होकर आते हैं उसमें हमें लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर लिखने की आदत होती है, लेकिन जैसे ही हम लोक सेवा आयोग की राज्य परीक्षा मुख्य परीक्षा में आते हैं तो वहाँ पर आपको शब्द की सीमाओं में बांध दिया जाता है। जो हमारी महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको 2 परीक्षा पत्र के बीच में एक लंबा गैप मिल जाता है, कम से कम 3 से 5 दिन का। लेकिन जब लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा लेता है तो उसमें आपको एक एक दिन में 2-2 प्रश्न पत्र हल करने होते हैं, और ये प्रश्न पत्र भी 7 होते हैं जो कुल 4 दिनों में संपन्न हो जाते हैं। दूसरी समस्या यह आती है कि एक दिन में 2 प्रश्न पत्र और उसकी सबके जो विषय होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबका मूड अलग अलग होता है। इसमें आपको ना रिवीजन के लिए समय मिलता है, ना इसमें आपको कोई आराम मिलता है, और हर समय एक एक क्षण एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके कैरियर को निर्धारित करने वाली परीक्षा है और हर कोई इस परीक्षा में सफल होकर एक उच्च अधिकारी बनने का सपना देखता है। तो इसकी सफलता और असफलता आपके मन स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए हम आज कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो सामान्य तौर पर इस परीक्षा को पहले भी जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, कई बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, उनके मन में भी ये सवाल आता है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हम परीक्षा के दिन कैसे अपने आप को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर 2-3 और ऐसे समानांतर पैरेलल सब्जेक्ट्स हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, हमारे जो रिलेशंस हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि हम जब इस परीक्षा में आते हैं तो दोस्तों के साथ हमारा संबंध कट हो जाता है। परिवार में कोई हमको कोई काम करने के लिए कहता है तो हम उसके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, वो भी हमें ताने मारते हैं कि बहुत बड़ा परीक्षा देने आया है कि कोई काम ही नहीं करता है। जबकि हम भी जानते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम 15-15, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं। पढ़ने का समय हमारे जीवन में निर्धारित है 10, 12, 13, कुछ 14 घंटे पढ़ लेते हैं। उसके बाद भी जो 10 घंटा है उसका भी प्रबंधन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हैं उनका सहयोग वह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो अच्छे मूड में रहेंगे, आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपकी सहभागिता, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो इस परीक्षा में भी आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर हम लगभग 8 ऐसे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिसको हम FAQs कह सकते हैं, FAQs ऑफ सिविल सर्विसेज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा से संबंधित। तो हम एक एक करके इन विषयों को देखते हैं। सबसे पहला जो विषय आता है वो आता है मेंस क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट। अब ये जो मेंस क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये जो मैनेजमेंट शब्द है ये हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक, आज की तारीख जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर जो परीक्षा की दिन की तारीख है उसमें लगभग 1.5 महीने का समय हमको मिलने वाला है। अब इसको हम 2-3 भागों में बांटेंगे। आज से हम जो तैयारी शुरू करेंगे वो उसमें भरपूर समय मिलेगा। 7 पेपर हैं। दूसरा नंबर का जो पेपर है निबंध का है, उसका कोई विषय नहीं है। जो आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जो अलग अलग विषयों पर आपके विचार आते हैं, वही उसका अध्ययन सामग्री है उसकी। भाषा का एक सब्जेक्ट है। भाषा भी कोई अनजान विषय नहीं है।
केवल एक उसका पैटर्न है, उसी की तैयारी करनी रहती है। लेकिन उसके बाद के जो 5 प्रश्न पत्र हैं, उसका एक पाठ्यक्रम है, उसको हमको पढ़ना पड़ता है। सबके लिए हम एक समय निर्धारित करते हैं। तो एक विषय ये आता है कि ये जो मेंस का क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट है, उसकी तैयारी का समय कैसे बांटना चाहिए, किन विषयों को ज़्यादा समय देना चाहिए, क्या रोज़ सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें या हम एक एक दिन निर्धारित करें। तो इन विषयों पर अगर हम कहें तो एक तरीका ये होता है। दूसरा एक और विषय आता है कि एग्जामिनेशन के एक सप्ताह पहले जब आपको अपने पहले पेपर की तैयारी करनी है और दूसरा पेपर आने वाला है, क्योंकि 4 दिन में ये सारा प्रश्न खत्म हो जाना है, तो आखिरी के सप्ताह 10 दिनों में हमारी तैयारी, हमारा मैनेजमेंट कैसे हो पेपर को लेकर, तो मुझे लगता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं आज आपको जो मेंस क्वेश्चन पेपर के 5 प्रश्न पत्रों के मैनेजमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम पुराने एग्जामिनेशन जो पेपर्स हैं या उसका जो रिज़ल्ट है उसको थोड़ा स्टडी करें, उसमें हम पाएंगे कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें जो अधिकतम नंबर पाने वाला है, क्योंकि हम सफल छात्रों की बात करेंगे, जितने लोगों ने मेंस लिखा है हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि 500 550 बच्चे जाते हैं, उसमें से टॉप 100 की अगर हम बात करें तो ये जो 7 पेपर का स्कोरिंग पैटर्न है उससे बड़े रोचक आपको जानकारी मिलती है। हर पेपर का अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम जो मार्क्स होते हैं, उसमें आपको एक उसका ट्रेंड जो दिखता है उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपकी तैयारी, आपके क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन के मैनेजमेंट में उसका लाभ मिलेगा। जैसे जो भाषा का पेपर होता है उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं। यानी पिछले साल के पेपर का रिजल्ट अगर हम देखें तो 150 नंबर तक, 200 में 150 नंबर भी जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉप 10 में 15 में, वो 150 नंबर तक स्कोर किए हैं। 130, 135, 140 और नहीं करने वाले 70, 72, 75, 80 भी करते हैं। यानी 80 को अगर हम एक एवरेज मान ले नीचे के स्कोरिंग का, और अधिकतम की स्कोरिंग का अगर हम एवरेज 130 मान लें, तो लगभग 40 से 50 नंबर का अंतर हमको दिखाई देता है। यही अंतर आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। वो आपको तय कर देता है कि आप देखिए, इंटरव्यू कॉल आ जाना ही अपने आप में सफलता नहीं है। अगर मेंस पे आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है तो एक एवरेज इंटरव्यू नंबर लेकर भी आप टॉप 10 में पोजीशन बना सकते हैं। इस साल का जो चौथे नंबर का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसको इंटरव्यू में 65-70 नंबर ही मिले हैं, उसके बाद भी वो टॉप 10 में पोजीशन बनाया क्योंकि उसके रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता, आपका सक्सेस, आपका रैंक जो है वो इंटरव्यू पर निर्भर नहीं करेगा। आप जितना अच्छा स्कोर मेंस के पेपर में करेंगे, तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि भाषा का पेपर जो है, क्योंकि भाषा अपने आप में एक हृदय के अंदर दिल से निकलने वाला एक सब्जेक्ट है। अगर आप भाषा के प्रति जागरूक हैं, आप अंग्रेजी भाषा आपकी ठीक ठाक रही है, आप छत्तीसगढ़ी बोली के समझ रखते हैं, आप हिंदी भाषा को समझते हैं, तो जो आप समझकर अध्ययन करेंगे उसमें आपका स्कोरिंग पैटर्न भाषा का बहुत अच्छा रहेगा। इस पर विशेष ध्यान दें। इस पेपर की एक विशेषता है, एग्ज़ाम के पहले 3 दिन 4 दिन जितना आपको लगता है, तो आप विशेष रूप से 3-4 दिन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर दिन आपका पेपर हो जाता है। तो जितना समय आपको भाषा की तैयारी में मिलता है, उतनी तैयारी करने का समय आपको दूसरे पेपरों में नहीं मिलेगा। भाषा पर विशेष ध्यान दें। दूसरा एक सब्जेक्ट है वो है निबंध। निबंध के बारे में भी आपको एक बात बता दूं कि निबंध में भी अधिकतम और न्यूनतम का जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। मिलने वाले को 140, 135, 138 नंबर भी मिल रहे हैं, और जो नीचे हैं उनको 80, 75, 76 भी मिल रहा है। मैं ये दोनों पेपर की बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप बाकी 3, 4, 5, 6 नंबर का जो पेपर है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे तो अधिकतम 118, 120 मिलता है, और बहुत ख़राब से ख़राब लिखने वाले को भी 82, 83, 85 नंबर मिल जाते हैं। यानी आप देखिए कि पेपर 3, 4, 5, 6 इसमें अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बमुश्किल 20 नंबर, 22 नंबर से ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन
प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 भाषा और निबंध, ये दो ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 40 से 60 नंबर तक हो सकता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि हम अपने विशेष नियोजन प्लानिंग के साथ एक रणनीति बनाकर हम इस पे काम करके अपनी सफलता, अपने जो 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 आउटपुट है उस पर बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट कह रहा हूँ, इस पर हम काम करके अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप पेपर और पेपर 1 और पेपर 2 पर विशेष ध्यान दीजिए, इसमें अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें जो लोग अधिकतम स्कोर कर रहे हैं उनकी सफलता की दर कम स्कोर करने वालों से ज़्यादा है। दूसरी एक बात और हमको समझना पड़ेगा कि जब हम क्वेश्चन पेपर मैनेज करते हैं तो आज हम किन किन सब्जेक्ट्स की कैसे कैसे तैयारी करें। तो हम सबको पता है, आपने सिलेबस देखा है, पुराने पेपर्स भी देखे हैं। तो इसमें 5 तरह के प्रश्न आते हैं। एक 30 शब्द के आते हैं, 60 शब्द के आते हैं, 75 शब्द के आते हैं, 125 शब्द के आते हैं और 175 शब्द के आते हैं। इसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हम छोटे छोटे शब्दों के प्रश्नों पर विशेष रूप से तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आप गौर करेंगे कि 2 नंबर के प्रश्न या 4 नंबर के प्रश्न में जो आपको नंबर मिलते हैं वो सामान्य उत्तर लिखने पर भी आपको 1.5 नंबर, 1.25 नंबर मिल जाते हैं। ये 2 और 4 नंबर के प्रश्न। और जब आप 175 शब्द का या 125 शब्द का उत्तर लिखते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा भी उत्तर लिखेंगे तो अधिकतम आपको 15 में से 10 नंबर मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम अधिकतम स्कोर छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय कर सकते हैं। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारी रणनीति होती चाहिए कि हम छोटे प्रश्नों के छोटे उत्तरों की विशेष तैयारी करें। और ये तैयारी कैसे करेंगे? तो सिलेबस के प्रत्येक शब्द पर आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि रैंडमली आप किसी भी टॉपिक पर 30 और 60 शब्द लिख सकें। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक अंतर मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की बात कर दूं तो प्रारंभिक परीक्षा में हम क्या करते हैं कि हम एक एग्ज़ाम देने जाते हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम नहीं होता। यानी उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको उत्तर नहीं पूछा जाता। उत्तर तो वह स्वयं देकर रखता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, वो 4 में से एक उत्तर रहता है, आपको चिन्ह लगाना रहता है कि ये उत्तर सही है। मेंस में क्या होता है? मुख्य परीक्षा में आपके पास कोई उत्तर नहीं रहता, एक वाक्य रहता है, उसके आधार पर आपको चाहे 30 शब्द हो या 60 शब्द हो आपको लिखना पड़ता है। अब ये 30 और 60 शब्द आप कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा की एक रणनीति पर काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि हर टॉपिक पर 4 टेक्निकल टर्म, उसके 4 शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए, और वो शब्द ऐसे हों जिसके बिना वो उत्तर अधूरा है। तो होगा ये कि जब आप ये 4 शब्द को इस्तेमाल करेंगे और कोई उत्तर फ्रेम करेंगे तो जांचने वाला इन 4 टर्म्स को देखकर आपको नंबर देगा। ये चारों शब्द आपको मिल गए तो 2 नंबर मिलेगा, 3 मिल गए तो 1.5 मिलेगा, 2 मिल गए तो 1 मिलेगा। इस आधार पर तो आप अधिकतम स्कोर कर सकते हैं इस प्लानिंग के साथ कि हम 4 टेक्निकल टर्म्स हर टॉपिक का निकाल कर रखें जो उसकी परिभाषा में दिया हुआ है। आप पूरी परिभाषा भले ही ना रटें, उसके टेक्निकल टर्म्स को जरूर दिमाग में बना कर रखें। तो एक बात ये हो गई कि हम प्रश्न पत्र के जो छोटे प्रश्न वाले उत्तर हैं जिसमें 30 और 60 शब्द, जिसमें 75 को भी जोड़ सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करें। एक बात। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो बात यह है कि हम जो पेपर 1 से पेपर 7 तक जब हम परीक्षा में बैठते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 इसमें स्कोरिंग 150 140 तक भी चली जाती है। लेकिन हमारा जो 2 साल का अनुभव है वो ये है कि पेपर 7 में स्कोरिंग सबसे कम आ रही है, यानी 3 डिजिट तक पहुंचना छात्रों के लिए मुश्किल हो रहा है, 100 क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है।
तो इसका भी एक बहुत विस्तृत एनालिसिस हम बाद में जाके कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको 2-3 बिंदु समझनी होगी, जो केवल पेपर नंबर 7 नहीं, पेपर 7 के पहले जो दर्शन और जो समाजशास्त्र का पेपर है उस पर भी ये लागू होगा। इसमें 2 बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये कि पेपर 6 और 7 चूँकि ये आखिरी में होते हैं, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त रिवीजन का समय नहीं रहता है। इसकी तैयारी किए हुए 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए रहते हैं। परीक्षा देते देते हम थक गए रहते हैं। वापस उन पुस्तकों को खोलकर मोटी मोटी पुस्तकों को देखना और उसको समझना, हम इतना थक गए होते हैं कि हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते, जिसका दुष्परिणाम उस रिजल्ट में हमको केवल 1-2 का नहीं, पूरे परिणाम का आप देखेंगे तो 90, 92, 95 इससे ज़्यादा बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है। इसकी रणनीति क्या होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट आपको क्या करना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि मेंस का पेपर जब आप तैयार कर रहे हैं तो पहले तो रूल नंबर 1 आप ध्यान रखिए कि हर पेपर का 20 से 25 पृष्ठ का एक गुटका, याद होगा आपको, हम जब स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते थे तो नकल मारने के लिए जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे शब्दों में बहुत बारीक बारीक अक्षरों में एक गुटका तैयार कर लेते थे जो 4, 6, 10 पन्नों का होता था। ये जो 4, 6, 10 पन्नों का जो गुटका है, अगर हमने हर पेपर का तैयार किया, ये आपके मुख्य परीक्षा के दौरान, यानी वो परीक्षा के 4 दिनों में आपको बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम विस्तृत नोट्स ना बनाएं, खासकर आखिरी के 2 पेपर यानी पेपर 6 और पेपर 7, इसके हम नोट्स जरूर बनाएं ताकि हमको उन मोटी मोटी पुस्तकों के बंधन से मुक्ति मिल जाए और हम वापस अपने नोट्स के आधार पर इसमें स्कोर करने में कामयाब हो जाएं। तो नोट्स बनाएं या नहीं, आप किसी विषय का नोट्स बनाएं ना बनाएं, आखिरी के 2 पेपर के नोट्स जरूर बनाएं। मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो CGPSC मेंस क्वेश्चन पेपर के मैनेजमेंट में इन चीज़ों का अगर हमने ध्यान रखा, आज से अगर आपने इसकी तैयारी इस तरह से शुरू की, मुझे लगता है कि आपको औसत से बेहतर अंक इसमें मिलेंगे। और जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम मेंस में अच्छे नंबर लाएं और इंटरव्यू में क्वालिफाई करें, तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करने में बिल्कुल सफल होंगे और आपको अंतिम परिणाम में भी बहुत इससे मदद मिलेगी। ये हमारा पहला स्लाइड है। इस पर हम और भी एक चर्चा कर सकते हैं। वो चर्चा होगी कि परीक्षा के 10 दिन पहले से लेके परीक्षा के आखिरी दिन तक हमें किस तरह की तैयारी इस पेपर मैनेजमेंट को लेकर करना चाहिए। फिर एक दूसरा एक विषय आता है, यह है कि शब्द प्रबंधन, वर्ड मैनेजमेंट, यानी हम लिखें कैसे। जैसे मैं अभी आपको जब पहले वाले स्लाइड्स की बात कर रहा था तो जो छोटे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखने की बात कर रहा था। तो उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स को हमें समझना होगा। देखिए, जो एग्ज़ाम को जांचने वाला होता है वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और एक्सपर्ट होता भी है तो अपने प्रोफेशन का होता है। वो हो सकता है फिज़िक्स का बहुत अच्छा टीचर हो सकता है वो फिलोसॉफी का बहुत अच्छा टीचर हो। लेकिन हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट लोगों की नियुक्ति नहीं करता। वो जो चयन करता है वो एक सामान्य जनरलिस्ट लोगों के चयन करता है, जिसको सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। तो जो एक्सपर्ट जांचेगा तो उनकी भी जब ट्रेनिंग होती है तो उस ट्रेनिंग के दौरान में उनको कुछ शब्द बताए जाते हैं, उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है कि भाई ये उसका आंसर है। उसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो उन टेक्निकल टर्म्स को उत्तर में खोजता है, और अगर वो मिलता है तो उसमें वो नंबर देता है। तो हम जो शब्द मैनेजमेंट करें, इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक 30 शब्द, 60 शब्द, 75 शब्द, 125 शब्द या 175 शब्द, इसमें कैसे करें। तो छोटे प्रश्न जो होते हैं 30 और 60 शब्द के, इसमें आप तो सीधा सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही शब्द की संख्या बढ़ती है तो शब्द की संख्या बढ़ने के साथ साथ हम पॉइंट और बुलेट पर उत्तर लिखने की तैयारी करें। यानी 175 शब्द के उत्तर लिखते समय हम माने कि कम से कम 5 बिंदु लिखने चाहिए।
यानी 15 नंबर का जो उत्तर है, हर एक बिंदु कम से कम 3 मार्क्स को सपोर्ट करता चाहिए। तो एक बिंदु में एक एग्जामिनर जो है वो आपको 3 नंबर तक दे सके, ऐसी तैयारी आपको करनी चाहिए। उसको आपको बिंदुओं पे उतारना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक और इसमें विषय आता है वर्ड मैनेजमेंट में कि अधिकतम 175 कह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। 3 घंटे में एक औसत विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी कितना शब्द लिख सकता है वो कैलकुलेट किया जाता है उसके आधार पर। तो अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न पत्र में लगभग आपको 2500 से 3000 शब्द लिखने की उम्मीद लोक सेवा आयोग करता है। और एक औसत व्यक्ति जो है वो 1 घंटे में 1000 शब्द, 800 से 1000 शब्द, क्योंकि सोच कर लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, तो सोच कर लिखते समय आप 1000 शब्द तक बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने 30 शब्द को 50 शब्द लिखा, 60 शब्द को 80-90 शब्द लिखा, हालांकि उसमें केवल जगह रहती है, उस जगह में आप जितना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी राइटिंग छोटी है और आपने उसमें 90 शब्द लिख दिया, तो आपने अगर 10 ऐसे प्रश्नों में औसत 20-20 शब्द भी बढ़ाए तो 200 शब्द आपके बढ़ गए। यानी कोई ऐसा 2 उत्तर आएगा जिसमें आपको 75 या 125 या 175 शब्द लिखने के लिए कहेगा, आपके लिए समय नहीं होगा। और जब वो प्रश्न छूटेंगे तो एक स्थायी नियम समझ लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम का, कि नहीं लिखने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। आप अच्छा या खराब लिखेंगे तो आपको नंबर कम या ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप कोई प्रश्न छोड़ कर आएंगे और अगर वह जानते हुए छोड़ कर आएंगे तो ये तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे बड़ा अपराध खुद के प्रति हो जाता है। तो इसलिए आपके शब्द मैनेजमेंट ऐसा हो कि पूरे के पूरे प्रश्न पत्र, खासकर वो सारे प्रश्न जो आपको आते हैं, उसका उत्तर आप दे सकें। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे शब्द भी आते हैं जो हमें तत्काल में सूझता नहीं है और हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम आखिरी में बना लेंगे, और आखिर तक जाते जाते समय कम पड़ जाता है। अगर हम वर्ड मैनेजमेंट को एग्जामिनेशन में ऐसा करें कि हमारे पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं जिसको हम लोगों ने बाद के लिए छोड़ रखा है। तो पेपर को कंप्लीट करने में ये वर्ड मैनेजमेंट आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप मेरी माने तो 30 शब्द के प्रश्न में अगर आप 28 शब्द भी लिखेंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन 40 लिखेंगे तो गुनाह हो जाता है। तो आप अगर 2 शब्द कम भी लिख देंगे तो उसमें नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे उत्तर को लिखते समय आपको समय की कमी पड़ेगी। इस बात को इस शब्द प्रबंधन के लिए आपको समझना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी खास तौर पर पूछते हैं, होता यह है कि जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं वो सब के सब ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, और ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चा पढ़ता है वो स्पेशलिस्ट होने के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे चलकर पीएचडी भी करता है। लेकिन लोक सेवा आयोग आपसे जो अपेक्षा रखता है वो एक्सपर्टीज करने की नहीं रखता। तो बेशक आप उन पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन उसका उत्तर लिखते समय जो भाषा होनी चाहिए वो सामान्य होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए। एक प्रश्न पत्र बहुत विशेष तौर पर ध्यान देने का ये है, जो प्रश्न पत्र 4 है, ये है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित का। हमारे यहाँ पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ वर्षों में, हम देख रहे हैं कि साइंस वाले बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी हो जाता है कि वो साइंस का बैकग्राउंड रहता है। माना जाता है कि अच्छे संस्थाओं से जो पढ़ते हैं बच्चे पढ़ाई में भी तेज़ रहते हैं और मेहनत करने की आदत रहती है। लेकिन एक दुर्गुण जो है वो ये है कि जो पेपर 4 है इसका स्कोरिंग पैटर्न आप देखेंगे और अपने आसपास के ही विद्यार्थियों से आप थोड़ा सर्वे करिए, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका स्कोरिंग नॉन साइंस वाले लड़के से कम आ रही है। इस पर अगर आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो साइंस वाला होता है वो जब अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है पेपर में, वो बीएससी एमएससी स्तर का करता है,
जबकि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, सामान्य विषय को सामान्य शब्दों में व्यक्त करना है। तो जो मैं कह रहा था कि शब्द का चयन करते समय सामान्य रखें, सामान्य तरीके से समझाएं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें अगर हम चौथे टॉपिक के ऊपर चलें तो एक तनाव प्रबंधन है। तनाव प्रबंधन ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और है तो भी प्रॉब्लम है, और दोनों की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। तनाव आपके पास इतना जरूर होना चाहिए कि आपकी तैयारी में जो एक बल है, एक फोर्स जो है, वो आपको हमेशा बना कर रखे और आप अपनी तैयारी में सतत लगे रहें। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा ये नहीं हुआ है, इसको करना है, ये और आगे करना है। लेकिन ऐसा भी स्ट्रेस नहीं पालना है जिससे आपको नुकसान होने लगे। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ करना है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आज से लेकर एग्जामिनेशन वाले दिन तक स्ट्रेस मैनेजमेंट, और एक टॉपिक और है, वो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। क्योंकि लगातार एग्जाम्स होते हैं, एक के बाद एक पेपर होता है, रिवीजन का समय नहीं मिल रहा है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, सवेरे से निकलते हैं शाम को आते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि जब हम अपना दूसरा वीडियो जब बनाएंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारा क्या इस पर हमारा रवैया होना चाहिए। अभी का मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, आज से लेकर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक आप एक तो समय पर उठिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, फिज़िकल एक्शन ज़रूर करिए। आप चाहे तो योग करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए। एग्ज़ाम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल टेबल और बिस्तर यही दो हमारे लिए होने चाहिए। आप थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करिए, क्योंकि आपका जब शरीर फ्री होता है तो दिमाग भी उसका जो है ना प्रफुल्लित रहता है और अच्छा लगता है। एक दो दिन भले आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो बहुत थकाए ना, ऐसा नहीं कि आप कल से जिम जाकर बॉडी बनाने लग जाएं, लेकिन सामान्य एक जो एक्सरसाइज है वो आपको करने चाहिए, जो हम बचपन में पीटी करते थे उस तरह के एक्सरसाइज। प्राणायाम ज़रूर करें। आज से हम जो प्राणायाम करेंगे वो प्राणायाम आपके ध्यान को और आपकी जो एक एकाग्रता है उसको बनाने में बहुत मदद करेगा। और यकीन मानिए, ये जो प्राणायाम करने से एक और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि नींद बहुत गहरी आती है। तो एग्ज़ाम के समय खासकर हम जानते हैं ना कि नींद बहुत आती है। वो नींद बहुत आने और नींद पूरी होने में भी एक अंतर होता है। नींद तो आती है लेकिन नींद पूरी नहीं होती है। प्राणायाम करने से एक गहरी अच्छी नींद अगर 3, साढ़े 3, 4 घंटे की भी हो जाती है तो मुझे लगता है ये अपने लिए पर्याप्त है। तो आपको अगर ऐसी नींद आ जाए तो आपकी पढ़ाई में, आपको एग्ज़ाम की तैयारी में अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका यह है। एक और स्लाइड है जिस पे हम बात करेंगे कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है ना वो हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी जुड़ा होता है। खास करके हम अपने परिवार वालों के साथ कैसे संबंध रखें, दोस्तों के साथ कैसे संबंध रखें। मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब वो पता नहीं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप सामान्य रहिए। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी परीक्षा है या एक कैरियर बनाने का ऐसा तरीका है, ऐसी प्रक्रिया है जो आप अपने घर में रहते हो, माँ के बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन को करते हुए, कूलर, एसी, पंखे में रहते हुए आप समय देकर अपना परिश्रम करते हो। आपको कहीं नहीं जाना है। तो जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखें। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। कई बार घर में बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है, दोस्तों में कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त के परिवार में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, हमको लगता है कि हम पीएससी की तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि अब हमें उस दोस्त से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम 4-6 घंटे उसके लिए निकाल देंगे तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ये भी मिसमैनेजमेंट है। आप अपने रिलेशंस बना कर रखिए। आप कितने घंटे पढ़ते हैं आप उसको तय कर लीजिए।
घर का काम करने का समय निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मम्मी कभी भी आपको बोल रही है कि बाजार से सामान ले आओ, लेकिन आप बोलिए मम्मी मैं चूंकि पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सवेरे 9 से 10 बजे तक समय खाली रहूंगा, उस समय आप मुझे जो कहेंगी मैं करूंगा। आप अपने दोस्त के लिए एक समय निकालिए, देखो भाई मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं 7 से 8 बजे तक पढ़ाई नहीं करता, तुमसे मुझसे मिलना है तो 7 से 8 के बीच हम कहीं चलेंगे, घूमने जाएंगे। उसको अपने एक्सरसाइज के लिए बुला लीजिए, उसी समय आप लाइट कुछ एक्सरसाइज करिए और दोस्तों के साथ बात करिए। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप अपने संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बढ़िया समय गुजारिए। उनके संबंध को खराब करके भी एक नया स्ट्रेस पैदा मत करिए, और भविष्य में भी वो आपके साथ रहें। इसलिए जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको बनाते हुए आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत कारगर होगा। दो और छोटे छोटे विषय हैं, जिसमें से एक है कि टाइम इंटरवल मैनेजमेंट। अब इसके बारे में तो आपको मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये टाइम इंटरवल मैनेजमेंट का अर्थ अलग है, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में एक पेपर जो होता है वो 9 से 12 होता है, दूसरा पेपर होता है वो 2 से 5 होता है, बीच में केवल 2 ही घंटे का अंतर है। अब आप एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, पेपर अच्छा गया खराब गया उसका भी एक एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर आप खाना भी खाना है, उसके बाद अगली परीक्षा के लिए अपनी मन स्थिति भी बनानी है। ये 2 घंटे में आप किस तरह से करें कि आपके ऊपर में कोई दबाव ना बने, आप बहुत सरलता के साथ इस काम को कर जाएं। लेकिन एक और चीज़ होती है, आप इंटरवल को काट दीजिए। यह है सीजीपीएससी मेंस की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट। मेरा ऐसा मानना है कि टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉसिबल टास्क है। घड़ी के हर सेकंड मिनट घंटे को कोई मैनेज नहीं कर पाया है। हम केवल अपना वर्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप उसको अगर प्लान करेंगे कि मैं अपना वर्क मैनेजमेंट कैसे करूं और अधिकतम उपयोग अपने समय का कैसे करूं, उससे आपका ये जो हॉच पॉच प्रिपरेशन बोलते हैं ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुबह क्या कर रहे थे, दोपहर में क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं। हर व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता है, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि अव्यावहारिक टाइम टेबल बनाते हैं। आप एक व्यावहारिक टाइम टेबल बनाइए, उसी तरह से बनाइए जैसे आपका रूटीन है। अपने रूटीन से हटकर टाइम टेबल मत बनाइए और उसको फॉलो करिए। और ये जो इंटरवल मैनेजमेंट है, इसके बारे में चर्चा हम अलग से एक उसमें करेंगे, जो एग्जामिनेशन के समय आपको किस तरह की बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और एक हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो हेल्थ मैनेजमेंट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा की थी कि हम अपने फिजिकली मेंटली भी अपने आप को फिट रखें। जैसे मैंने कहा ना, योग, व्यायाम या प्राणायाम, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, बहुत हैवी ना करते हुए। दूसरा, फूड हैबिट्स पर भी ध्यान दीजिए। इसका एक सेगमेंट हम लेंगे जब एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले से लेके पूरे एग्जामिनेशन के तक हम किस तरह के हेल्थ मैनेजमेंट रखें, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम के समय ही पेट खराब हो जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनका ध्यान पेपर में कम और पेट पर ज़्यादा रहता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन के समय हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसे हो। तो वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस का भी दुष्परिणाम होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ खा रहे हैं इसलिए पेट खराब हो रहा है, आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के कारण भी पेट खराब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखें, तो पर्सनल रिलेशनशिप, स्वास्थ्य मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ों का हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में हम इन विषयों पर इतनी ही बात करते हैं। एक विषय और है जिसको हम बात कर सकते हैं, और इस संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं शशांक शर्मा हूँ, पिछले 27 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा की विभिन्न जो आयाम हैं उस पर लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, चाहे वो यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो या पहले एमपीपीएससी हुआ करता था। और छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में मैं संचालक रहा। आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें भी मैंने उस समय प्रकाशित कराई थी।
शायद आप उसको पढ़ते होंगे। कोई प्रश्न अगर आप इस संबंध में पूछना चाहें तो आप जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। व्यक्तिगत भी प्रश्नों के हम कुछ उत्तर उसमें ले सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, इसकी उपयोगिता आपके और आगे है या नहीं है, इसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसी वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकें। आप जैसे जैसी मांग करेंगे वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियोस प्रस्तुत करेंगे। जी नमस्कार।